हेलो दोस्तों, मैं अविनाश कुमार आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमने एनसीएफ कंप्लीट कर लिया है। एनसीएफ हमारा सीटेट में कंप्लीट हो चुका है और आज हमारा अधिकार अधिनियम आरटीई 2009 हम पढ़ने वाले। फिर इसके बाद एनईपी। एनसीएफ में एक थोड़ी सी चीज़ थोड़ा सा कुछ छूटा हुआ था एनसीएफ में, जैसे कि एनसीएफ यशपाल समिति द्वारा लाया गया था, ठीक है। एकीकृत उपागम, उसमें एक ही बार हेडिंग छूटा है, एकीकृत उपागम। अगले वीडियो में कभी भी क्या है उसको भी हम ले लेंगे। और उसमें है कुछ खास नहीं, एकीकृत उपागम में बस यही दिया गया है कि जो एकीकृत उपागम दिया गया था ये 1975 में आया था। एनसीएफ 1975 में आया था। इसके ये प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति के अध्यक्षता में लाया गया था। फिर उसके बाद ये 2005 हमारा एनसीएफ आया, ये यशपाल समिति द्वारा लाया गया है। और ये इसलिए लाया गया है कि जो प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति जो उनके अध्यक्षता में जो एनसीएफ 1975 में आया था, उसमें क्या था कि सामाजिक विज्ञान की अवधारणा चल रही थी, जिसमें हमने कल ही बताया था कि सामाजिक विज्ञान की अवधारणा वो होती है जिसमें कि सारे सब्जेक्ट के अलग अलग बुक क्या हैं बच्चों को पकड़ा दी जाती थी, जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, कृषि विज्ञान, अलग अलग किताबें थमा दी जाती थी, पकड़ा दी जाती थी, जिससे क्या है कि वो बोझ माना जाता था, जिसकी वजह से बालक क्या स्कूल नहीं आते थे, छोड़ के स्कूल भाग जाते थे, क्योंकि बस्ते का वजन बढ़ जाता था, बहुत सारी किताबें हो जाती थी, ठीक है। और 2002 में यशपाल समिति 2000 में अपना अध्ययन स्टार्ट किया। 2000 में इन्होंने अपना अध्ययन स्टार्ट किया और 2005 में इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया। इन्होंने फोकस प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उन पे पहले किया। उन पे उन्होंने ये देखा कि उस समय यही सामाजिक विज्ञान की अवधारणा थी, अलग अलग बुकें दी गई थी, जिसकी वजह से क्या बच्चे पढ़ाई में क्या करते, निष्क्रिय रहते थे, ज़्यादा किताब होने के कारण, होने की वजह से। और इन्होंने क्या किया था कि उस अवधारणा को ख़त्म करके पर्यावरण की अवधारणा को लागू किया। किसको? सामाजिक विज्ञान की अवधारणा को ख़त्म करके पर्यावरण की अवधारणा को लागू किया, जिसमें कि पर्यावरण, जिसमें 3 से लेके 3, 4, 5 में ईवीएस इन्वायरमेंट के नाम से बुक चलती है, जिसमें क्या इतिहास, भूगोल, नागरिक, जितनी भी सारी चीज़ें हैं सबको बस उसी बुक के अंदर ही रखा गया है, ठीक है। अब आइए देखते हैं अधिकार अधिनियम 2009। एनसीएफ समझ में आ गया, कंप्लीट एनसीएफ हो जाए। एनसीएफ के बाद एकीकृत उपागम बचा था, जिसके प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति अध्यक्ष थे। उन्होंने 1975 में अपना दिया था और 2000 में अपना अध्ययन स्टार्ट किया यशपाल समिति। और यशपाल समिति ने अध्ययन करने के पश्चात ये पाया कि बच्चों में सामाजिक विज्ञान की अवधारणा चल रही, जिसमें अलग अलग किताबें बच्चों को पकड़ा दी गई हैं, जिसको क्या है उसको शिक्षा का बोझ माना गया। उसी अवधारणा को ख़त्म करके पर्यावरण की अवधारणा को लागू किया गया, जिसमें एक किताब पर्यावरण की होती है, उसी के अंतर्गत सारे सब्जेक्ट को उसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। आइए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसमें क्या है कि 1 अप्रैल, ये कब आया था? 1 अप्रैल 2010 में संपूर्ण देश में लागू हुआ। अधिकार आरटीई 2009 1 अप्रैल 2010 में संपूर्ण देश में लागू हुआ, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़ के। 1 अप्रैल 2010 में सारे देश में लागू किया गया, बस जम्मू कश्मीर को छोड़कर। इसमें 7 अध्याय और 38 धाराएं तथा एक अनुसूची है। 7 अध्याय, 38 धाराएं और एक अनुसूची है। आरटीई लागू करने का दुनिया का सबसे पहला देश नॉर्वे है और 137वां स्थान हमारे देश इंडिया का है। भारत जो है 135वां देश है। भारत 135वां देश है, जबकि नॉर्वे क्या है? पहला है आरटीई लागू करने वाला देश। तो आरटीई लागू सबसे पहले नॉर्वे में हुआ और 135वां स्थान हमारे इंडिया का है। आरटीई 2009 कब लागू किया गया? 20 जुलाई को लोकसभा ने पास किया और 4 अगस्त को राज्यसभा। 20 जुलाई को लोकसभा पास किया और 4 अगस्त को राज्यसभा में पास हुआ। इसे लाने के लिए दिसंबर 2002 में भारतीय संविधान का 86वां संशोधन हुआ था। इस नियम को लाने के लिए 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में, ठीक है। और ये पहले 20 जुलाई को लोकसभा में और 4 जुलाई को राज्यसभा में।
आगे ये इसके प्रमुख प्रावधान क्या है, इसको देख लेते हैं। कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिसमें कह रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा जो 1 से 8 तक की जो शिक्षा होती है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 6 से 14 वर्ष। जबकि दिव्यांगनों के लिए कितना होना चाहिए, जो विकलांग है, दिव्यांग है, उनके लिए 6 से 18 साल होना चाहिए, और जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए 6 से 14 वर्ष। ठीक है। प्रवेश का आधार बालक की उम्र होगी। प्रवेश का आधार क्या होगा, बालक की उम्र होगी। ठीक है। निष्कासन और अवरोधन पर रोक। आपकी शिक्षक हैं तो किसी को क्या अपने से किसी बालक को आप निकाल नहीं सकते। ठीक है। और किसी को आने से आप रोक नहीं सकते। इस पे क्या करना है, रोक लगाना है। ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है हमारा कि शारीरिक दंड एवं मानसिक प्रताड़ना पर रोक। किसी भी तरीके से शारीरिक और मानसिक रूप से बच्चे को परेशान नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि बालक को किसी भी स्कूल में स्थानांतरित होने का अधिकार स्थानांतरण प्रमाण पत्र न देने पर कानूनी कार्यवाही होगी। तो कोई भी बालक होता है, अगर एक स्कूल से दूसरे स्कूल में अपना एडमिशन लेना चाहता है, तो अगर वहाँ के अध्यापक उसको स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने से इनकार करे तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि कोई प्रवेश परीक्षा नहीं तथा किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। बच्चे जब भी स्कूल में आपके प्रवेश करेंगे तो किसी प्रकार का उसका टेस्ट नहीं होगा और ना ही उससे कोई शुल्क लिया जाएगा। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाएंगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। RT 2009 1 अप्रैल 2010 में, ठीक है, संपूर्ण देश में लागू हुआ। बस केवल जम्मू कश्मीर को छोड़ के हमारा देश जो है 135वें स्थान पे है RT लागू करने वाले देश में। पहले नंबर पे क्या है, नॉर्वे। इसमें 7 अध्याय 38 धाराएं और एक अनुसूची है। सबसे पहले 20 जुलाई को लोकसभा और 4 अगस्त को राज्यसभा में पास किया गया। ये क्या है, 2002 में 86वां संशोधन किया गया। 2002 में संविधान का 86वां संशोधन किया गया। संशोधन करने के बाद इसे अपनाया गया। 4 अगस्त को लोकसभा में और 20 जुलाई को लोकसभा में और 4 अगस्त को राज्यसभा में। इसमें क्या किया गया है कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनका जो प्रवेश होगा 6 से 14 वर्ष के अंदर, और जो दिव्यांग बालक हैं, जो विकलांग हैं, उनका 6 से 18 साल। और स्कूल में एंट्री लेने के लिए किसी प्रकार का टेस्ट नहीं लिया जाएगा और ना ही किसी प्रकार का शुल्क लिया जाएगा। अगर ऐसा करते हुए कोई पकड़ा गया तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई बालक एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में एडमिशन लेना चाहता है तो उसको स्थानांतरण पत्र अगर देने से कोई इनकार करता है तो उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। और शारीरिक दंड और मानसिक प्रताड़ना, किसी भी तरीके से मानसिक या शारीरिक रूप से आप बालक को परेशान नहीं करेंगे और ना ही बालक को निकाल सकते हैं और ना ही आने के लिए आप रोक सकते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आगे देख लेते हैं थोड़ा। एक विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन हो। ठीक है, एक आपको गठन करना है। एक विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन हो जिसके कुल सदस्यों की आधी महिलाएं हो तथा प्रबंधन समिति की कुल संख्या 3/4 भाग बच्चों के अभिभावकों से बने जिसमें आधी संख्या महिलाओं की हो। इसका मतलब ये है कि आप एक समिति बनाना है। ठीक है, एक समिति बनाना है जिसमें आधा महिलाएं टीचर हो और आधा अध्यापक हों। और जब उसका आप गठन करेंगे तो जो अभिभावक हैं उनसे पूछ के, और उस अभिभावक में भी आधा महिलाएं और आधा पुरुष होने चाहिए। एक बार फिर से, एक विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन हो, एक विद्यालय प्रबंधन का एक समिति का गठन हो जिसमें कुल सदस्यों की संख्या की कुल सदस्य जितने टोटल सदस्य होंगे उसमें आधी महिलाएं होंगी तथा प्रबंधन समिति की कुल संख्या 3/4 भाग बच्चों के अभिभावकों से बने जिसमें आधी संख्या महिलाएं हों। तो आधा संख्या महिलाओं को होगी, आधा संख्या पुरुष को होगी। वो दोनों मिलकर समिति का गठन करेंगे जिसमें आधा टीचर अध्यापक, जो अध्यापक होंगे उसमें आधा महिलाएं होंगी और आधा पुरुष होंगे। और जो भी महिलाएं और जो भी पुरुष टीचर वहाँ पे रखे जाएंगे वो वहाँ के अभिभावकों से, बच्चों के अभिभावकों से पूछ के रखे जाएंगे या उनसे
बात करके एक समिति की गठन होगी। अगला क्या कह रहा है, अगला ये कह रहा है शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। अगर आपको टीचर बनना है, अध्यापक बनना है, तो आपको सीटेट, यूपीटेट, ये पात्रता जो परीक्षा है ये आपको क्या होना चाहिए, पास होनी चाहिए। आप यूपीटेट पास हो, सीटेट पास हो, सुपर टेट पास हो, तभी आप अध्यापक बन सकते हैं। आप किसी प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं तो आप आज के डेट में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल वाले बीएड, बीटीसी या टेट, सीटेट वालों को ही रख रहे हैं अध्यापक के रूप में, और किसी को नहीं रख रहे हैं। तो आप अगर अध्यापक हैं, अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो आप क्या है, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना होगा, उसके बाद ही आप अध्यापक बन सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि नियमितता एवं समय पालन। नियमितता मतलब होता है कोई नियम और समय पालन तथा समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना। एक नियम के अकॉर्डिंग आपको जो भी सिलेबस है बच्चों को एक समय सीमा पे क्या करना है, आपको कंप्लीट कराना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कक्षा 3 या 4 की जो बुक हैं नेक्स्ट ईयर कक्षा 5 में आप पढ़ाएं, ऐसा नहीं है। उसका एक नियम होना चाहिए और एक समय निर्धारित करिए और उस समय का आप पालन करिए, और उस समय के अंदर ही आप क्या करना है, आपको कि समय का जो पूरा पाठ्यक्रम है, जो विषय वस्तु, उसे आपको कंप्लीट कराना है। अगला क्या कर रहा है कि बच्चों के अभिभावकों के संपर्क में रहें। आपको हमेशा कंटिन्यू बच्चों के अभिभावकों से के संपर्क में रहना है। उससे क्या होगा कि बच्चे का जो घर पे जो व्यवहार है, जो उसका कार्य है, उसके बारे में आप जान सकते हैं कि उसके घर परिवार, आसपास पड़ोस जितने लोग हैं उनसे उसका क्या तालमेल है, क्या व्यवहार है, क्या उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वो कुछ सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। इस चीज़ को जानने के लिए आपको बच्चों के अभिभावकों के संपर्क में हमेशा रहना पड़ेगा। अगला क्या कह रहा है कि बच्चे को क्षमता के अनुरूप पढ़ाना शिक्षक के प्रमुख कर्तव्य है। बालक की जितनी क्षमता है उसी के आधार पे, उसी के अनुरूप आपको पढ़ाना है। ठीक है, बालक की जितनी क्षमता हो उसी के अनुरूप आपको पढ़ा। कक्षा 2 का बालक है तो उसके अनुसार आपको पढ़ाना है, 3 का बालक है तो उसके अनुसार पढ़ाना है, 4 का है तो उसके अनुसार पढ़ाना है। उसकी मानसिक क्षमता को देखते हुए आपको क्या करना है, अपनी शिक्षण विधियों को कंटिन्यू करना है। बीच बीच में आप उसे चेंज कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ समझा रहे हैं, बालक नहीं समझ रहा है, तो आपको अपनी शिक्षण विधियों में थोड़ा बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे। अगला क्या कह रहा है कि शिक्षक को चुनाव, जनगणना तथा आपातराहित कार्यों के अलावा किसी अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। कह रहा है जो भी टीचर होंगे, जो भी अध्यापक होंगे, उनको बस केवल चुनाव और जनगणना, कोई आपदा पड़ रही है, उसके अलावा आप किसी गैर शैक्षणिक कार्यों में आप अध्यापक को नहीं लगा सकते। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि सरकारी शिक्षक को निजी ट्यूशन पढ़ाने पर रोक। अगर आप गवर्नमेंट टीचर हैं तो आपको कहीं भी होम ट्यूशन या कोचिंग पढ़ाना क्या है, मना है। अगर आप सरकारी टीचर हैं तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा RTE 2009। एक बार थोड़ा सा फिर देख लेते हैं इसे शॉर्ट में कि क्या क्या चीज़ें हैं। हमने क्या पढ़ा, RTE 2009 में हमने देखा कि 1 अप्रैल 2 एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2010 को सभी देश में लागू किया गया, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़ के, जिसमें नॉर्वे पहला देश है और 135वां देश हमारा क्या है, भारत है। 4 अगस्त को राज्यसभा में पास किया गया और 20 जुलाई को लोकसभा में पास किया गया। ये 86वां संशोधन हुआ। कब हुआ 86वां संशोधन? 2002 में। ठीक है, 2002 में लिख लीजिए, 2002 में 86वां संशोधन हुआ, जिसमें 4 अगस्त को राज्यसभा में और 20 जुलाई को लोकसभा में पास किया गया। इसमें क्या है, RTE में ये क्या बताया गया है कि जो प्रवेश जो लिया जाएगा 6 से 14 वर्ष सामान्य बालक होंगे और 6 से 18 वर्ष विकलांग बालक होंगे। ठीक है, इसमें 7 अध्याय है, 38 धाराएं और एक अनुसूची है। इसमें आपको एक विद्यालय की तरफ से एक समिति का गठन करना है, जिसमें आधी महिलाएं हों आधी पुरुष हों, और जो भी गठन होगा उसके बच्चों के अभिभावकों में से आधी महिलाएं और आधी पुरुष होने चाहिए, वही समिति क्या गठन करेगा। प्रवेश का आधार बच्चे की उम्र होगी। बच्चे को मानसिक और शारीरिक रूप से आप परेशान नहीं कर सकते। अगर बालक
एक स्थान से दूसरे स्थान मतलब एक स्कूल से दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है तो जो उसको स्थानांतरण पत्र नहीं देगा, उस विद्यालय वाले अगर स्थानांतरण पत्र नहीं दे रहे हैं तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। और आप अध्यापक हैं तो निजी, अगर आप अध्यापक हैं तो निजी होम ट्यूशन या कोचिंग में नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और एक बात और थी इसमें, नहीं पढ़ा सकते हैं। अब क्या बचा हुआ है यहाँ पे, हो गया 7 अध्याय 1 अनुसूची 38 धाराएं, प्रवेश का 6 से 14, 18 बच्चे की उम्र होगी। अगर स्थानांतरण पत्र आप अगर नहीं दे रहे हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, और अगर आप अध्यापक है तो आपको यूपी टेट या सी टेट, ठीक है, या स्टेट, ठीक है, जो भी पात्रता परीक्षा होती है वो पास होना चाहिए, तभी आप अध्यापक बन सकते हैं, ठीक है। अध्यापक के लिए क्या क्या शर्त है इसके बारे में हमने जान लिया। बच्चे के प्रवेश के लिए क्या क्या उम्र होनी चाहिए, अब बच्चे को स्थानांतरण करने के लिए क्या क्या चाहिए उसके बारे में। पहला देश नार्वे, 135वां भारत हमारा है। 4 अगस्त को राज्यसभा, 20 जुलाई को लोकसभा, और 2002 में 86वां संशोधन किया गया। और 2010 में सारे देश ने लागू किए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़ के। यहाँ तक बात समझ में आई। इसमें 7 अध्याय 1 अनुसूची और 38 धाराएं हैं। आपको टीचर बनना है तो यूपी टेट या सी टेट ऐसे एग्जाम आपको पास करने होंगे। और आप अध्यापक है तो किसी होम ट्यूशन या निजी कोचिंग में नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। और आप अगर अध्यापक है तो आपको जनगणना, ठीक है, जनगणना, चुनाव, ठीक है, ऐसी चीज़ों में आपको लगाया जा सकता है। इसके अलावा और कहीं पर भी आपको लगाया नहीं जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्त आज समझ में इतना आ गया होगा। बाकी थोड़ा बहुत और बचा हुआ है, अगले वीडियो में हम इसको देख लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।